कुंडलिका राठौड़ मैडम प्लीज स्टेज पर लाइट द्या. सलाम है. मैं आपको ये बता दूं कि अभी भी मधुसूदन सुरवे सर कार्यरत है. कांदिवली में उनका जो आर्ट फोर्सेज का स्टोर डिपार्टमेंट है वहां पे वो अभी भी कार्यरत है. और हमको ऐसा लगता है कि जब हम विराट ट्रेन में सफर करते हैं तो खुद को योद्धा समझते हैं, लेकिन मधुसूदन सुरवे जी अभी भी विराट ट्रेन से ट्रैवल करता है कांदिवली से मीरा रोड तक. मैं आदरणीय अशोक जी पै से विनती करता हूं कि वो शाल और श्रीफल देके मधुसूदन सुरवे जी का सम्मान करें. मैं पदमा शिवलकर सिंह जी और एक पौधा उन्हें देना चाहेंगे. फोटोग्राफर साइड में साइड ओ जरा बाजू रहा. कुंडलिका मैडम, मैं कुंडलिका मैडम और आयुषी को विनती करता हूं कि वे सुवर्णा मैडम का सम्मान करें. एक पति हमारा शाम को ऑफिस में 1 घंटे लेट आया तो हमारी चिंता कितनी बढ़ती है. यहाँ पर आदमी फ्रंट पे हो, कैसे सीने पे पत्थर रखकर. और मुझे गर्व से ये कहना चाहूंगा कि मधुसूदन सुरवे जी का दूसरा बेटा जो है ना, उन्हें एक लड़का एक लड़की है, तो उनका लड़का भी आर्मी में जा रहा है. तो पिताजी से प्रेरणा पाकर अगला फौजी भारत के लिए लड़ने के लिए, सीमा पर जाने के लिए तैयार हो रहा है. चित्रकार वासुदेव कामत जी का नाम तो आपने सुना होगा. चित्रकार वासुदेव कामत जी का नाम तो सुना होगा, जिन्हें पद्म पुरस्कार से भी नवाजा गया, जिन्होंने महामहिम पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी को भी एक भेंट दी थी चित्र की. उन्हीं का बनाया हुआ एक भारत माता का चित्र है. वो बैंक ऑफ इंडिया रिटायरीज ग्रुप बोरीवली से अशोक भाई जो है वो मधुसूदन सुरवे जी को सम्मान पूर्वक देना चाहते हैं. जिस वासुदेव कामत जी ने अयोध्या की राम मूर्ति का डिजाइन बनाया था, उन्हीं ने ये चित्र बनाया भारत माँ का. अब बिना किसी समय गंवाए मैं आदरणीय परम आदरणीय मधुसूदन सुरवे जी को इस अवसर पर अपने कुछ अनुभव साझा करने की विनती करता हूं. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे. इसके बाद संपूर्ण राष्ट्रगीत होगा, उसके बाद ही कार्यक्रम समापन होगा. तो राष्ट्रगीत पूरा हो जाएगा. धन्यवाद कामत सर. सर, आपल्या सर्वांचे मी आभार व्यक्त करतो. आपण मला इथे बोलावलं, खास करून कामत सरांनी, पै सरांनी मला इथे बोलावलं आणि हा नवीन परिवार जो आहे
आणि त्यामध्ये सर्वात छोटा म्हणजे तुमचा लहान बाळ असेल तसंच मी आहे आणि माझ्यावरती असाच आशीर्वाद राहू द्या एवढीच ईश्वर चरणी प्रार्थना करतो. कारण तुमचा अधिकार माझ्यावरती एवढंच की कुठलीही गोष्ट जर मला ईश्वराजवळ मागायची असेल तर मी तुमच्यासारख्या परिवाराकडूनच मागून घेईन. आणि माझं अहोभाग्य कामत सरांनी पै सरांनी मला इथं बोलावलं आणि मला इथे मला बोलण्याची संधी दिली. बोलायचं काय तर मगाशी तर एकदम भावुकच झालो होतो सर्व. ऐसा लगता था कि अभी आंखों से पानी निकल जाएगा. और ऐसे में जो ये पूरी कहानी जब हम देख रहे थे सोच रहे थे और जैसे ही ऑपरेशंस के बारे में जब कामत सर बता रहे थे तो ऑपरेशंस होते क्या है, लड़ाई कैसी लड़ी जाती है. मैं अपने बातों में क्या बताऊं, आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, इतना बड़ा अनुभव है और इतने बड़े बुजुर्ग हो आप और आप ही ने जो जिंदगी जी है उसमें से मुझे लगता है तो हमने कुछ नहीं किया. मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने देश की सेवा कुछ करने का अवसर मिला और मैंने उसको करने की कोशिश की. एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये मेरी चौथी पीढ़ी जो है भारतीय सेना में है. नहीं सर एक बार खड़ा हो गया ना, बोलते ना घोड़ा जब खड़ा होता है तो वो कभी बैठता नहीं है. हमारे वही आदत है. अभी भी हम एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इतनी तो क्षमता है कि अभी भी कुछ कर सकते हैं. तो सर हमने 3 घंटे तक लगातार बात करी है. 3 घंटे लगातार खड़े होके हम स्पीच दे सकते हैं. तो इतना तो भगवान ने अभी भी हमारे पास जो है क्षमता है. मेरी बताने का मतलब ये है कि अभी भी जो अगर दिल में अगर कोई ठान ले तो हर चीज होती है. मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब तक अपना फर्ज निभाओगे, मेरा वचन है भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा. सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा. जननी जन्मभूमि स्वर्गादवी गरियसी, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं. हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नाही. सरांनी सांगितल्याप्रमाणे आताच ही सगळी आपण पिक्चर पाहतोय. आपला पूर्ण इतिहास खरोखरच एकदम खंगाळून सांगितलं आणि असा हा इतिहास आपल्याला कधीच कुणी सांगितला नसेल. आमच्या टीचरने पण सांगितला नसेल आणि पाठ्यपुस्तकांमध्ये पण असा हा इतिहास नाहीये. खरं तर हा इतिहास आपल्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये पाहिजे होता. मागच्या काही गेल्या वर्षी म्हणजे मागच्या वर्षी मोदींबरोबर माझं एक संभाषण झालं. मला एक मौका असा मिळाला की माझ्या घरी बावनकुळे आले होते बीजेपीचे अध्यक्ष आणि मला मोदींजवळ बोलण्याचा त्यांनी एक मौका दिला. समोर मोदी यांच्या व्हिडिओवरती होते, मी इथून होतो. मला एक फीस कापायची होती आणि त्याच्यातूनच आम्हाला भारताला काहीतरी एक संदेश द्यायचा होता. त्या संदेशामध्ये मी मोदी साहेबांना सांगितलं, सर मला एवढंच फक्त एक तुमच्यासाठी रिक्वेस्ट आहे की आमचा जो इतिहास आहे, मोगलांचा इतिहासाची आम्हाला गरज नाही. आम्हाला इतिहास जो आमचा भारतीय सेनेचा इतिहास जो आहे तो आमच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये आणा. कारण काही जर आत्ताच्या जर नवीन पिढीला जर विचारलं गेलं तर हा इतिहास कसा आहे, आपल्या इतिहासाच्या बद्दल आपल्या सैन्यांबद्दल काय माहिती आहे तर ते शून्य आहे. त्यांना काहीच माहिती नाही. दोष त्यांचा नाहीये, दोष आहे आमच्या गव्हर्नमेंटचा, दोष आहे आमच्या पाठ्यपुस्तकांचा. कारण आमचा इतिहासच आम्हाला कळवला जात नाही. और इसके लिए फिर मैंने मोदी जी से प्रार्थना करी थी, उन्होंने एक्सेप्ट की है. शायद अगले आने वाले सालों में आपको ये पूरा इतिहास सीबीसी इसमें मिलने वाला है. तो ये रिक्वेस्ट जब मान्य करें तो देखा जाएगा तब तक. लेकिन मैं अपना बताना चाहता हूँ, जब अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको ऑपरेशंस के बारे में बताया गया था और ये ऑपरेशंस शुरू होने से पहले, क्योंकि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ हूँ, ऐसे गांव में पैदा हुआ हूँ जिस गांव से शुरुआत होती है. कोंकण में एक गांव है खेड़ तालुका जिला रत्नागिरी और वहां पे शिवतर नाव का एक गांव है. और उस गांव में पहला और सेकंड वर्ल्ड वॉर में 234 जवान जो है देश के काम आए थे. और उस गांव से मैं एक छोटा सा सैनिक हूं. अभी भी मेरे गांव में हर घर से एक दो बंदे भारतीय सेना में हैं या किसी डिफेंस में हैं. पूरा गांव ही गांव, मतलब पूरा गांव जो है कम से कम 1300-1500 के करीब घर है वहां पे और सब के सब पूरे भारतीय सेना में है या कोई किसी डिफेंस में. और जब मैं
6 महीने का था तब क्योंकि मेरे दादाजी भारतीय सेना में थे, मेरे दादाजी उनके पिताजी भारतीय सेना में थे, मेरे 4 काका और मेरे पिताजी भारतीय सेना में थे, 4 काकाओं के हम 7 भाई भारतीय सेना में हैं। और अभी आने के बाद कुछ बाकी सब भारतीय स्टेट बैंक या यूनियन बैंक और ऐसे बैंकों में अभी सर्विस कर रहे हैं। तो ये हमारे सातों के 7 भाई जो हमने भारतीय सेना से सर्विस करी है, उस सब के सब अभी भी भारतीय मतलब देश की सेवा करने में तत्पर है। अभी हमारी 5वीं पीढ़ी जो है, मेरा बच्चा या मेरे भाइयों के बच्चे अभी वो ट्राई कर रहे हैं इंडिया CDS की एग्जाम के लिए। भगवान की कृपा हो जाए तो वो भी भारतीय सेना में निकल जाएंगे। यह परंपरा जब चलती आई है तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि हर एक का एक फर्ज बनता है, मेरा ही नहीं आपका भी और आपके बच्चों का भी, या हर नागरिक का एक फर्ज बनता है कि मैं अपने देश के लिए क्या करूं। हर एक का फर्ज बनता है, देश अपने लिए क्या करे ये कोई अपने लिए मायना नहीं रखता, हम देश के लिए क्या करें तभी तो हम देश को बोल सकते हैं। देश को देने की कोशिश करो, जो कुछ या हमको ये देश ने दिया है तो हमको भी कुछ देश को देने की जरूरत है। शुरुआत होती है 99, क्योंकि मैं जब 6 महीने का था तब मेरे पिताजी उनको गोली लगी थी और वो जोराबाट जो असम में है, नॉर्थ ईस्ट में, वहां पे वो शहीद हुए थे। उसके बाद मैं 3 महीने के 6 महीने के बाद तब से लेके मेरी मम्मी ने मेरे को होश आया, तब से मम्मी ने मुझे यही बार बताया है कि आपको भारतीय सेना में जाना है और इसका बदला लेना है। तो ये परंपरा चलती आई। जब उसके बाद मैं 10 तक गांव में पढ़ा, उसके बाद 11 के बाद मैं मुंबई में मेरी मम्मी आई, मुझे लेके आई और कुलाबा में लेके आकर मुझे भारतीय सेना में उन्होंने दाखिल कर दिया। वो खुद आई थी, मेरे मामा आए थे, और क्योंकि मेरे पिताजी गुजर जाने के बाद मेरे मामा ने मेरा लालन पालन किया और उसके बाद मेरे मम्मी ने मुझे कुलाबा में आके मुझे भारतीय सेना में भर्ती हुआ। 1992 में मैं भारतीय सेना में भर्ती हुआ। वहां से मैंने ट्रेनिंग करी मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर बेलगाम में। वहां से मैं जब 9 महीने 9 दिन की जो ट्रेनिंग है वो करने के बाद मेरी पहली पोस्टिंग थी कोटा राजस्थान में, मराठा लाइट इन्फेंट्री में मैंने ट्रेनिंग करी। उसके बाद मैं चला गया स्पेशल फोर्सेस के लिए मैंने अप्लाई किया, क्योंकि 2 साल मैं मराठा में रहा। उसके बाद मैं खुद वॉलेंटियर हुआ कि मुझे कुछ और करना था, तो फिर मैं स्पेशल फोर्सेस के लिए मैंने अप्लाई किया। मेरा अप्लाई सैंक्शन हुआ है और फिर मैंने स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग हिमाचल प्रदेश नाहन में करी। और ये ट्रेनिंग इतनी हार्ड है कि 1000 सैनिक आते हैं पूरे देश से, और उसमें से 10 सिर्फ उसमें पास आउट होते हैं, 10 ही कसम खा पाते हैं उसमें से, और उनको मिलता है ये बलिदान वाला टैग। बलिदान वाला टैग मिलने के बाद आपकी जो कैप जो है वो मैरून हो जाती है, और मैरून कैप जो ऐसी है कि हजारों में सिर्फ एक ही मिलेगा आपको, वो मैरून का हकदार होगा। और ये सब मैरून कैप मिलने के बाद, बलिदान टैग लगने के बाद, फिर मैंने जंप करने के लिए मैं आगरा में गया। आगरा में वहां पे मैंने पैराशूट से जंप करी। उसके बाद मुझे और एक कुछ ऑपरेशंस लड़ने का मौका मिला। और ऑपरेशन से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो ऊपर जो मेरे छाती के ऊपर जो लगा हुआ है वो है जो बिच्छू की तरह लगा हुआ है, ये है यूएस आर्मी के साथ मैंने ट्रेनिंग करी है। और यूएस आर्मी के साथ ट्रेनिंग करने का ये ऊपर वाला जो है ये एक सिंबल है। उसके बाद नीचे है जो अंडर गोताखोर, जो नेवी के साथ जो गोताखोर करते हैं, जो मरीन कमांडोज के साथ जो ट्रेनिंग करते हैं, उनके साथ जो है ये गोताखोर है। उसके बाद ये जो मेडल्स है ये पूरे ऑपरेशंस के बारे में बताते हैं, कहां मैंने सर्विस की है। ये मेडल किसी भी बाजार में नहीं मिलते, किसी दुकान में नहीं मिलते, उसके लिए आपको खून बहाना पड़ेगा, और उसकी ये पहचान है। जब ये छाती पे लगते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे में आज कुछ जान आई है, आज मैं दोबारा जिंदा हुआ हूँ। तो ये सब ये है। और ये विंग जो है पैराशूट से जंप करने के बाद ये मिलते हैं, और ये बलिदान जो है सर्वस्व है, इसके लिए मैंने पूरा अपना परिवार छोड़ दिया था। और ये ऐसी ये कहानी है। और बोलते हैं कि नाम नमक निशान के लिए हम जीने वाले बंदे हैं, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ ये 3 ही चीजें मायने रखती है, नाम नमक निशान। और इसके आगे मुझे तो लगता नहीं है कि मेरे को कुछ और है। मेरा पूरा सर्वस्व में अर्पण हूं देश के लिए, अपना बलिदान देने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि मेरे पास बलिदान है। मैंने कुछ ऑपरेशंस लड़े हैं, ऑपरेशंस के बारे में बताता हूं, क्योंकि
वाइफ जो मेरी पत्नी जो मेरे बगल में बैठी है, उसका भी पूरा परिवार जो है भारतीय सेना में है। उसके इसके पिताजी सूबेदार रैंक के थे। उसके कम से कम 7 भाई जो है, 7 या 8 भाई है, वो भी भारतीय सेना में थे। और इसका एक जो बड़ा भाई है वो कर्नल रैंक का है। और ये ऐसा क्योंकि ये पूरा हमारा जो परिवार जो है पूरा आर्मी से बिलोंग करता है, भारतीय सेना से बिलोंग करता है, इसलिए हमें कुछ लगता नहीं है इनके बारे में ये क्या बड़ा है या ये बड़ा है। हमारे लिए कोई वो मायना नहीं रखता कि सबसे अच्छा काम कौन करे, ये हमारे लिए मायना रखता है। तो ये सब चीजें होती है। तब मेरे को ऑपरेशंस लड़ने के कुछ मौका मिला है, कुछ ऐसे मौके मिले जहां के अंदर मुझे ऑपरेशंस लड़े मैंने। सबसे पहला मेरा ऑपरेशन था राइनो। ऑपरेशंस का मतलब होता है मुहिम, जो छोटी छोटी टुकड़ियों में एक ऑपरेशन 2 या 3 साल के लिए चलता है। और ऐसे ऑपरेशंस में मैंने कुछ हिस्सा लिया है। तो एक ऑपरेशन था ऑपरेशन राइनो आसाम, उसके बाद था ऑपरेशन ऑर्चिड नागालैंड, उसके बाद था ऑपरेशन हिफाजत 1 मणिपुर, उसके बाद ऑपरेशन जम्मू एंड कश्मीर लड़ा गया था ऑपरेशन रक्षक, उसके बाद ऑपरेशन कारगिल जो विजय के नाम से जाना जाता है ऑपरेशन विजय, उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम जो तुरंत कारगिल के बाद संसद के ऊपर अटैक हुआ था, उसके बाद हुआ था ऑपरेशन पराक्रम। उसके बाद हम पराक्रम से वापस आते हैं, फिर आते हैं आसाम में, फिर चला जाता हूं वहां से आसाम से दोबारा जाता हूं ऑपरेशन हिफाजत 2 मणिपुर के लिए। और मणिपुर के बाद जहां पर मुझे 11 गोलियां लगी थी, और उसके बाद गोली लगने के बाद भी भारत सरकार ने हमें बोला कि आपको अगला आपका ऑपरेशन होगा यूएन मिशन साउथ अफ्रीका कांगो। और फिर वहां जाके हमने एक ऑपरेशन किया था, शांति सेना बन के गए थे, लेकिन ऑपरेशन करने का वहां पर भी एक मौका मिला। और वहां पर भी भारत सरकार मतलब भारत देश का जो हमारा झंडा है हमेशा ऊपर रखा है हमने। ये मेरा सौभाग्य है कि इतना ऑपरेशन लड़ने का मुझे मौका मिला। ऑपरेशन कारगिल के बारे में बताता हूं, क्योंकि आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने जो एक छोटी सी मूवी देखी और सर ने जो बताया, कामल सर ने आपको पूरी हिस्ट्री बता दी है, टोटली पूरी हिस्ट्री जैसी थी वैसी हिस्ट्री। लेकिन उसमें तो थोड़ी सी एक त्रुटि इतनी थी कि आपने जो बोला ना 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय खत्म हुआ था और विजय के नाम से वो हमने विजय हासिल किया था उसमें। लेकिन हमको जब, क्योंकि मैंने ऑपरेशन विजय में हमारे लिए टारगेट था तोलोलिंग पहाड़ी जो टाइगर हिल के जस्ट राइट साइड में थी, जो 13 जैक लाई की पार्टी थी। लेकिन उस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्स हिस्सा नहीं ले सकती थी, क्योंकि हमको नॉर्मल सैनिक बन के हमको वहां पे जाना था। और हमने वही किया जो नॉर्मल सैनिक करते हैं, क्योंकि हमारी जो उच्च शिक्षित बोलते हैं ना कि हमारी ट्रेनिंग कुछ आगे दर्जे की है, जो नॉर्मल सैनिक होते हैं उनसे आगे, क्योंकि हमारा जो इरादा है, हमारा अंदर घुसने का जो तरीका है वो कुछ अलग है। जैसा तो छत्रपति शिवाजी महाराज का एक नारा था कि लड़ना है तो गनीमी कावा से लड़ो, तो वो हमारा काम था कि हम गनीमी कावा से लड़े हैं। और वहां पे भी हमें विजय हासिल की है। जितना सर ने जो बताया 553 और 1300 के करीब जो है विकलांग हुए हैं, युद्ध घायल हुए, बैटल कैजुअलिटी हुए हैं, और 553 के करीब हमारे वीर गति को प्राप्त हुए हैं। मैं शहीद नहीं बोलूंगा, क्योंकि शहीद और वीर गति इसमें थोड़ा सा अंतर है। शहीद क्या है और वीर गति क्या है आपको सर कभी तो बताएंगे। तो मुझे लगता है कि जो वीर गति प्राप्त हुए थे, क्योंकि हमारे महाभारत में या हमारे रामायण में या हमारे हिंदी में कभी भी कोई शहीद शब्द नहीं है, हमारे इधर वीर गति ही बोला जाता है। और तो मैं भी यही बोलता हूं कि हम वीर गति है जो वीर गति को जो प्राप्त हुए थे, क्योंकि वीर गति को वही प्राप्त होते हैं जो वीर होते हैं। क्या कि वीर भोग्या वसुंधरा, इस धरती का अगर आपको स्वाद लेना है तो वीर भोग्या वसुंधरा होना पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ आपको वीरों को इस देश के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ये धरती के लिए हमको जान देने का जब मौका मिलता है या कुछ करने का मौका मिलता है, तो हमारे लिए, मेरे लिए एक सौभाग्य की बात थी कि मुझे कारगिल जैसा ऑपरेशन लड़ने का मौका मिला। और उस टाइम पे मेरी उम्र थी 22 साल, क्योंकि मैं 19 साल में भर्ती हुआ और 22 साल में हमको कारगिल जैसा लड़ाई का मौका मिला। और उसमें भी हमको फतेह हासिल हुई, उसके अंदर भी हमने विजय हासिल किया। हुआ था यूं कि हमको जब उस टाइम पे हमारा यूनिट जो जोरहाट में था आसाम से हमको तुरंत यहां से उठाया गया, क्योंकि ये पहली कहानी आपको कामत सर ने बताई। थोड़ा सा दिमाग में आप जोर डालो और जो बताया वही चीजें है।
हमको सिर्फ उठाया जोरहाट से, क्योंकि मेरा बेस जोरहाट में था, जोरहाट असम में। असम से उस टाइम पे असम का जो टेम्परेचर था वो था 32 डिग्री सेल्सियस, और हमें लेके गए श्रीनगर से लेके, हमको हमारे लिए टारगेट था, हमारे लिए चुनौती थी कि 16,000 फीट के ऊपर तोलोलिंग, तो तोलोलिंग का उस टाइम का टेम्परेचर था -17 डिग्री। और ऐसे में हमको वहां से उठा के लेके गए, इधर कोई एक्नोमेलिक करने का टाइम नहीं मिला, बॉडी कंडीशन करने का कोई टाइम नहीं मिला, कोई हाइट से गए थे, कुछ बंदों को उसमें हाइपो हो गया, क्योंकि देखो किसी गर्म चीज को अगर किसी पानी में डालोगे तो चुपके से आवाज आती है, तो शरीर जो है हमारा वो एक्सेप्ट नहीं करता इन चीजों को, तो बुखार आता है, सर दर्द होता है, और हाई एल्टीट्यूड पे जाने के बाद आपको सांस लेने की तकलीफ होती है। जितना हाइट पे जाओगे उतना आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। जैसे ही कैसी हाइट आप जाओगे, जब आप विमान से चलते हैं तो 13,000 फीट के ऊपर हमारा विमान चलता है, तो उसके ऊपर अगर जाओगे तो आपको अंदर वाला जो पायलट है वो ऑक्सीजन खींच लेता है, और फिर आपको लगता है कि थोड़ा सा कुछ बदल हो रहा है। ऐसा ही बदल होता है जब आप हाई एल्टीट्यूड पे चढ़ते हो तो, और जब शरीर साथ नहीं देता, और ऐसे में हमें जब उधर पहुंचाया गया कारगिल में, वहां से हमने सबसे पहला श्रीनगर गुमरी NH1 जो श्रीनगर से लेह लद्दाख तक जाता है रास्ता, सर ने जो बताया, जो वही पूरी कहानी, श्रीनगर से लेके लेह लद्दाख तक जाता है NH1, उसके ऊपर चलने वाली जितनी भी गाड़ियां थी उसके ऊपर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, कि मतलब इधर से जितनी भी रसद जाती है, जितनी भी सामग्री जाती है ऊपर ग्लेशियर के लिए या सियाचिन के लिए, उनको कट कर दो, मतलब ऊपर अगर गर्दन काट दी तो ऊपर उनको कुछ मिलेगा नहीं, वो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि ऊपर पूरा बर्फ का पूरा पहाड़ है, उनके अंदर खुद का कुछ पकता नहीं है। इधर से जब जो भी अनाज है, लेकिन हम उधर लड़ते किस लिए, क्योंकि वह हमारी जमीन है, वह हमारी माता है, माता को कोई छोड़ता नहीं। तो इसलिए हमने उनको जो पाकिस्तान ऊपर से, क्योंकि ये भी बात जो थोड़ी देर के बाद पहले आपको सर ने बताई थी, इस कैप्टन सौरभ सिंह कालिया की वाली कहानी, उनके भी छोटे छोटे टुकड़े करके एक बोरी में बांध के भेजा था, और वो अकेले ही नहीं थे, उनके साथ और भी 5 जवान थे। उनकी पूरी मतलब जो जितने गए थे रेकी करने के लिए, जो पेट्रोलिंग गई थी, उस पेट्रोलिंग को उन्होंने काटा था। उसके बाद शुरू होती है ये कहानी। और जब हम उधर पहुंचने के बाद बोलते ना कि गाड़ियां अनलोड हो गई, शाम का टाइम था, गाड़ियां अनलोड हो गई, मतलब राशन, अपना रहने का पूरा सामान, एम्युनिशन और टेंट लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे जब हम गए थे उसके टाइम पे ठंड का वातावरण था, और जब जाते हैं उधर वहां पे, और 3 मई का जो टाइम था वहां पे, अभी आप जाओगे तो वहां पे अभी बर्फ पिघल गया है। अभी आज का कल का जो वाकया हुआ बहुत अफसोसनाक वाक्य है। हम सभी अपने जवानों को, जो भी अपने शहीद हुए, जो भी वीर गति को प्राप्त हुए, उन सभी को हम प्रणाम करते हैं, उनके आत्मा को शांति दे, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये क्या बोलते हैं ना, क्या बात वादळापूर्वी जी शांतता आहे त्याचा बदला एकदम घेतला जाईल, आणि ईश्वर करो, कारण अजीत डोभाल जी जो है उधर पहुंचे हुए हैं। अजीत डोभाल जी के बारे में आपको एक कहानी मतलब थोड़ी सी एक शब्द में बताना चाहता हूं, क्योंकि शायद आपको मालूम नहीं होगा, एक IAS ऑफिसर है वो, और सबसे गैलेंट्री अवार्ड में किसी सिविलियन को नहीं दिया जाता, लेकिन वो एक गैलेंट्री अवार्ड है, वो कीर्ति चक्र है, क्योंकि वो पाकिस्तान में 7 साल तक रह चुके हैं, और ब्लू स्टार के अंदर उनको कीर्ति चक्र मिला हुआ है। पाकिस्तान की पाकिस्तान सिर्फ एक ही चीज को डरता है कि ये बंदा अगर किसी के अंदर घुस जाए ना तो किसी को पता नहीं चलता क्योंकि वो खुफिया है। उनकी काबिलियत सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, पूरा वर्ल्ड पहचानता है, जो जेम्स बॉन्ड के नाम के जाना जाता है, लेकिन हमको उनके बारे में पता नहीं, क्योंकि वो एकदम उसका रहन सहन बिल्कुल एकदम साधारण आम आदमी की तरह रहता है, लेकिन उसका दिमाग जो है बड़ा सूर्य की तरह तेज है। इससे पहले 21 पैरा SF के अंदर बैठने के बाद उन्होंने म्यांमार में एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था 2015 में। शायद आपको कुछ को मालूम नहीं होगा, सर्जिकल स्ट्राइक म्यांमार में हुआ था, जिसके अंदर सिर्फ 35 बंदे गए थे, और 35 बंदे जिन्होंने हमने ट्रेनिंग दिया था, मेरे बच्चे थे वो, जो अंदर जाके मार के घुस के वापस आए थे, और वो सबसे पहला सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है,
कि जितना घाव है उसको काटो, उसको फेंक दो, बाकी को उनको काटने की जरूरत नहीं है, उसको वैसा ही छोड़ दो, वो अपने आप पसता ही रहेगा। वही सिर्फ वो है सर्जिकल स्ट्राइक, जो बैंडेज करने वाला करते रहेंगे। हमारा काम है जितना फोड़ा है उसको ही काटो और उसको बाहर निकालो। वही किया था सर्जिकल स्ट्राइक ने, जितना काटा उसको, जितना जितना जरूरत थी उतना काटा, और बाकी छोड़ के वापस आ गया, वरना बैंडेज करने वाले करते रहेंगे। तो अभी भी बांग्लादेश जो है बैंडेज कर रहा है, म्यांमार अभी भी बैंडेज कर रहा है, उसके ऊपर अभी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी जरूरत है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की भी यही हालत होने वाली है, देखते हैं कब तक होगा। लेकिन बोलते ना बादलपुरी की शांतता है, ये भी हो जाएगी। ऑपरेशन के बारे में जब कारगिल पे पहुंचे, जैसे पहुंचते हो तुरंत शाम का 6 या 7 बजे का टाइम था, ऊपर से एक बम आता है और हमारा जो बोलते हैं सर्वधर्म स्थल आर्मी या जिस यूनिट में मैंने सर्विस करी, नौकरी नहीं बोल रहा हूं मैं, सर्विस, नौकरी तो किसी के घर में की जाती है, हमने तो की सर्विस, हमने अपनी स्वेच्छा से सेना में गए थे। तो और ऐसे में जब मैंने जिस टेंट में हमारा मंदिर लगा रहा था, सर्वधर्म स्थल वहां पे बोलते, क्योंकि इधर तो धर्म के बारे में तो पता नहीं क्या क्या बोला जाता है कि ये धर्म का है, वो धर्म का है, और हमारा मंदिर अलग होना चाहिए, मस्जिद अलग होनी चाहिए, गुरुद्वारा अलग होना चाहिए। लेकिन हमारे फौज में, मतलब भारतीय सेना में, एक ही 10 बाय 10 के रूम में मंदिर भी वही है, मस्जिद भी वही है, तुम्हारा गुरुद्वारा भी वही है, और सब कुछ 10 बाय 10 के अंदर ही होता है, और एक टेंट के अंदर होता है सबके। मतलब वहां पे मूर्ति पूजा नहीं है, उधर होते हैं सबके धर्म ग्रंथ जो हमको शिकवण देते हैं, हमको शिक्षा देते हैं, सबके धर्म ग्रंथ इधर लगे हुए हैं। और जो खड़ा रहता है वो होता है तिरंगा, और हम उस तिरंगे को सैल्यूट करते हैं, उसको सलाम करते हैं। यह जज्बा आता है वहां से कि हमारे धर्म ग्रंथ हमको ये बताते हैं कि देश सेवा, और तिरंगा हमको बताता है कि ये जनसेवा, ये भारत देश। और ये जब हमने उधर टेंट लगाया, ऊपर से एक बॉम्ब आता है, और टेंट लगाने के साथ साथ जो बॉम्ब, मतलब हमारे 4 बंदे हैं, वो उसके अंदर मैं भी कुछ हूं, उन 4 बंदों के अंदर एक बॉम्ब उधर बीच में गिर जाता है, और 4 साथी मेरे जो है वीर गति को प्राप्त हुए। छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और हमारे बदन के ऊपर आके गिर जाते हैं, और पूरा लाल लाल शरीर हो जाता है। पता नहीं चलता कि किसका हाथ है, किसका मुंह है, किसका भेजा है, किसका क्या है। और वो रात मतलब किसी ने भी खाना नहीं खाया। पहले दिन हमने ऑपरेशन नहीं लड़ा, लेकिन लड़ने से पहले, पहुंचने से पहले ही वहां पे अटैक हुआ हमारे ऊपर, पाकिस्तान का पहला गोला आके गिरा। उधर ही हमने कसम खाई कि इसका बदला लेना है। फिर हमने हमारे साथियों को बताया कि कौन कौन वॉलंटियर है, हमको अंदर घुसना है। हमको हाई कमांडर से परमिशन मिली, हमने वही ड्रेस किया जो जिब्राल्टर में करता था। अभी सर ने बताया था ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या होता है कि सिविल ड्रेस के अंदर घुसो और बोलना कि मैं मुजाहिद हूं, मतलब मैं देश के लिए, मतलब अपने धर्म के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। हम भी मुजाहिद बन गए उस टाइम पे। हमने वही पाकिस्तान का ड्रेस तय किया, वही AK-47 ली, और हम पाकिस्तान के अंदर घुसे। हम घुसे कैसे? हमने टोपी लगाई ऊपर, इधर कोई मुसलमान भाई होगा माफ करना, कि हमने टोपी लगाई ऊपर, ले लिया पीछे मुर्गिया, और चले गए उनके अंदर। उनको बोला आपका राशन लेके हम आए हुए, आ जाओ आपका राशन लेके जाओ। उधर राशन लेने के लिए आते थे, उनको उधर ही काट देते थे। हमने ये ऐसा करते करते हमने पूरी उनकी आधी कंपनी खत्म कर दी, क्योंकि बर्फ में जो है ना, कोई पता नहीं चलता किसका क्या होता है, क्या है। काट दो, बर्फ के अंदर डालो, ऐसा ही रह जाएगा वो। 10 का 1 साल तक ऐसा रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऐसा करते रहे, और एक बार ऐसा हुआ कि इधर से भारत देश हमको पता चल गया कि भारत आज पूरा तोलोलिंग के ऊपर अटैक करने वाले हैं, क्योंकि तोलोलिंग की पहाड़ी जो है 16,000 फीट के ऊपर थी। 16,000 फीट मतलब सांस नहीं ले सकते, इतनी हाइट है वो। 13,000 फीट के ऊपर अपना विमान चलता है। अगर सोच लो कि और उसके 4,000 फीट ऊपर हो तो कितनी बड़ी हाइट हो जाती है, मतलब सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में वो पाकिस्तानी उधर बैठे हुए थे। हम वहां पे पहुंचते हैं, और रेडियो सेट के ऊपर मैसेज आता है कि आज हमारा इसके ऊपर तोलोलिंग के ऊपर आपने विजय हासिल करना है। और वो थी 16 जुलाई की तारीख। 16 जुलाई की रात को लगातार फायर हुआ, और इधर से क्या हुआ, जितने भी आतंकवादी थे वो पीछे की तरफ, मतलब पाकिस्तान की तरफ भागना शुरू कर दिए। सामने से 13 जैकला चढ़ रही थी, पीछे हम बैठे थे, मुजाहिद थी। यह ऐसा चल रहा है, और सुबह तक लगातार
फायर चलता रहा और हम उनको काटते रहे, क्योंकि हम तो उन्हीं के साथ उसी के लिए बैठे थे। हमारा काम था कि हर एक को जिसको टारगेट दिया था कि जैसा ही आता है उसे गड्ढा करके रखो, आगे कुछ दिखेगा नहीं, आएगा गड्ढे में निकलेगा, बिल्कुल अंदर ही चला जाएगा, ऊपर से एक गोली बस्ट करनी है, हेडशॉट, बिल्कुल आउट कर दो उसको, रखना नहीं है, क्योंकि ये अगर बचेंगे तो दोबारा अंदर घुसेंगे। फिर क्योंकि वो कोई मुजाहिदीन नहीं थे, वो नॉर्दर्न इन्फेंट्री के आर्मी थे, उनकी नॉर्दर्न इन्फेंट्री, थर्ड नॉर्दर्न इन्फेंट्री, उनके सबके हमने आइडेंटिटी कार्ड जो है हमारे भारत सरकार को हमने जैसे थे वैसे हमने लाके दे दिए। उनकी गर्दनें हमने नहीं काटी, हमने उनका हथियार लिए, उनके आइडेंटिटी कार्ड लिए और फिर उनको सबूत दिया कि ये नॉर्दर्न इन्फेंट्री के तुम्हारे सैनिक है। और ये सब चल रहा है। ये होने के बाद 16 तारीख को हमने तोलोलिंग के ऊपर तिरंगा फहरा दिया सुबह 8 बजे, जैसा ही सूरज होगा, क्योंकि रात भर हम इंतजार करते रहे, क्योंकि ऐसे में अगर कोई अचानक छुपा हुआ कोई अगर आतंकवादी हो और वो हमारे ऊपर फायर करे, तो इसलिए हम सुबह तक इंतजार किया। जैसे फर्स्ट लाइट हुई 8 बजे हमने उसके ऊपर तिरंगा लहरा दिया तोलोलिंग के ऊपर 16,000 फुट के ऊपर। फिर हम नीचे डाउन हो गए। डाउन होने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, उनका आदेश आया कि जितने भी ऑपरेशन 16 तारीख तक का है, बोला यहां पर खत्म नहीं हुआ, वो दोबारा रोल डाउन करो। हमको नीचे उतरने के बाद दोबारा हमको रोल डाउन, मतलब ऊपर चढ़ाया, बोला पूरा वॉश करके आ जाओ, पूरा साफ करके आ जाओ, जो भी कोई बचा हुआ किसको छोड़ना नहीं है, जितने भी हथियार है, जितने भी डेड बॉडी है, इकट्ठे करके रखो। और फिर मुझे पूरा उसका ब्यौरा चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने ऊपर दाग नहीं लेना चाहते थे। हमने कभी भी किसी की गर्दनें नहीं काटी है। ये उनको चाहिए था कि हमने बता दिया कि इतने मारे, हमने गर्दनें नहीं काटी थी, उनकी पूरी डेड बॉडियां उनको दिखाई और फिर उनको पाकिस्तान को बोला कि ये डेड बॉडियां आपकी है, आप लेके जाओ। बाकायदा हमने उनको उनकी डेड बॉडियां है उनको उनके हवाले कर दिए है। और ऐसे में ये सब ऑपरेशन विजय हो जाता है। और विजय के बाद हम आ जाते हैं जोराट में। जोराट के उससे पहले एक वाकया होता है, ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन पराक्रम का एक कहानी ऐसी है कि आपने एक आतंकवादी को छोड़ा था, याद है आपको? अपना एक इंडियन एयरलाइंस का एक विमान अपना है ना, तो उसके अंदर हमने एक आतंकवादी को छोड़ा था, मौलाना मसूद अजहर, है ना, याद है? हाँ, तो उसको छोड़ने के लिए उस ऑपरेशन में मैं था। ये समझो, उसको छोड़ने के लिए हमको IL-76 से हमको कुछ ऐसे जगह पे लेके गए और वहां से हमको ड्रॉप किया गया और उसके बाद बोला गया कि अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको साइनाइड लेना पड़ेगा, आप वापस नहीं देश में आ सकते। नहीं तो अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको देश के अंदर दोबारा जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अगर पकड़ेंगे तो आपको छोटे छोटे टुकड़े करके ही भेजेंगे। तो सोच लेना कैसा भी हो। और वो ऑपरेशन भी हमने सक्सेस कर दिया था। उसके बाद हमारे 300 जो हमारे सिविलियन थे, हमने उनको देश के अंदर वापस लेके आए थे। उसके बाद शुरू होती है वो ऑपरेशन होने के बाद, क्योंकि ऑपरेशन उसका नाम है ऑपरेशन पराक्रम। उसके बाद आता हूं मैं जोराट में। जोराट के बाद शुरुआत होती है, थोड़ा सा बेस में विश्रांति होने के बाद चला जाता हूं हिफाजत 2 मणिपुर। खबर मिलती है कि कुछ आतंकवादी हमारे देश के अंदर घुसे हुए हैं। सीओ साहब मुझे ब्रीफिंग देते हैं कुछ बंदे लेके, आप ऑपरेशन में चले जाओ। मैं चला जाता हूं वहां पे। जाने के बाद लगातार 6 दिन चलता हूं, वहां पे पहुंच जाता हूं। पहुंचने के बाद अभी आपने जो स्टोरी देखी वही कहानी है कि पहुंचने के बाद मेरे ऊपर अटैक हो जाता है। मैं किसी साथी को उठा के ले जाता हूं, वहां पे उसको उठाता हूं, तब तक वो आतंकवादी मेरे ऊपर पीछे से फायर करते हैं। फायर करने के बाद वो आतंकवादी और आगे आता है, दोबारा फायर करता है। 2 गोलियां राइट में लगती है, 7 लेफ्ट में, 2 गोलियां पेट में, पेट से पूरी आतड़ियां बाहर। सारी रात उसमें जंगल में रहनी पड़ती है। अगला सुबह जब हेलीकॉप्टर आता है मुझे लेके इम्फाल पे लेके जाती है, पेट की गोलियां निकालते और फिर वहां से दोबारा लेके जाते हैं गुवाहाटी में। गुवाहाटी में जाने के बाद 7 दिन के लिए कोमा में जाता हूं, वहां से मेरा परिवार आता है। और ये पूरी कहानी, क्योंकि उसके बाद ये जो पूरी कहानी है वो आपको देखने के लिए मिले। मेरे ऊपर अभी एक बहुत जल्दी मूवी आ रही है, एक चित्रपट आ रहा है, एक सिनेमा आ रहा है, और उस सिनेमा के अंदर आपको ये पूरी कहानी को सुनने को मिलेगी। जो मेरा किरदार जो है
रणवीर सिंह कर रहा है जैसे सर ने बताया, और मेरी वाइफ की जो भूमिका है आलिया भट्ट कर रही है। और ये पूरी कहानी जब आप सुनोगे देखोगे तब आपको एक्चुअल पता चलेगा कि हुआ क्या था, कहानी क्या थी। सर आप सभी का मैं दोबारा एक बार आभार व्यक्त करता हूं जाते जाते, क्योंकि ये कहानी के पीछे जो मेन किरदार था ना, वो महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का था। क्योंकि ये कहानी जब उनको पता चली कि ऐसा ऐसा एक योद्धा है जिन्होंने ये सब कुछ किया है। 26 जनवरी 2006 में महामहिम राष्ट्रपति मिसाइल मैन भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने मुझे शौर्य चक्र से सम्मानित किया। देखो मान सम्मान ये सबका जितना जो करता है उसके लिए होता है, लेकिन मेरे लिए कुछ थोड़ा सा अलग हुआ था जब गैलेंट्री अवार्ड छाती के ऊपर लगाया। विदेश के जो मेहमान आते उनके साथ एक चाय पानी का बंदोबस्त, मतलब चाय पानी के लिए जाना होता है। हम चाय पानी के लिए जब जा रहे हैं, गैलेंट्री अवार्ड छाती पे लगा है और पीछे से मेरे कंधे के ऊपर एक हाथ आता है, वो हाथ था महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। वो घूम के सामने मेरे स्टेट में आते हैं और मुझे पूछते हैं क्या आप मेरे साथ डिनर करोगे। और वो रात, मतलब ये तो देख लो कि भारत का राष्ट्रपति, सार्वभौम भारत के राष्ट्रपति, और वो एक साधारण सैनिक से वो पूछ रहे हैं कि आप मेरे साथ डिनर करोगे। मतलब उनका तो पूरा प्रोटोकॉल होता है, कभी किसी के साथ नहीं चलते हो। विदेश का भी अगर कोई प्रधानमंत्री आए तब भी उनके साथ नहीं चलते हो। लेकिन उन्होंने ये जब कहानी सुनी, जब ये स्क्रिप्ट सुनी, तो उनसे भी रहा नहीं जाएगा। जब मुझे गैलेंट्री अवार्ड के लिए मैं आगे जा रहा था तो उन्होंने बोला नहीं, उनको उधर ही रोको, मैं जाऊंगा उधर तक। उन्होंने वहां तक मेरे जगह तक मुझे उधर खड़ा करके रखा। वो फिर उन्होंने मेरे छाती के ऊपर मेरा जो आप फोटो दोगे हुए, तो मेरा बेस के ऊपर फोटो नहीं है, मेरे चेयर के ऊपर फोटो है, क्योंकि वो उधर से, क्योंकि उसमें चलता नहीं था। मेरे एक पैर तो मेरा आर्टिफिशियल है, दूसरे पैर में नीचे से मतलब टकने से लेकर घुटने तक पूरा रॉड डाला हुआ है, और मेरी आंतड़ियां जो है पूरे आर्टिफिशियल है। और फिर भी मैं तंदुरुस्त हूँ, तब भी मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस और ये सब आपका आशीर्वाद ऐसा ही मेरे ऊपर बना रहे। मैं सिर्फ प्रभु से जाते जाते एक प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मैं एक सैनिक हूं। हे प्रभु, ऐसा वर दे मोहे, विजय मिले या वीर गति। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। काफी प्रेरणादायक था। ऐसे लग रहा था कि सुरेश साहब बोलते जाए, लेकिन समय की पाबंदी है। थिएटर वालों से 2 बार मैसेज आ चुके हैं, इसके लिए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था उन्हें रोकने का, लेकिन थोड़ी सी मजबूरी थी। राष्ट्रगीत से कार्यक्रम का समापन होगा। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोगों से जो राशि जमा हुई है उसका आंकड़ा है 60,004 60,004 रुपीज। आप सब लोगों ने एनवेलप में जो डाल के दिए हैं, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि ये मेरे सबसे बड़ी रकम जमा हुई। आज तक 40,000 का रिकॉर्ड था, ऑडियंस से 60,000 आ गए हैं। बाकी तो मैं पैसे से बात करूँ। इससे पहले कि हमने तो ग्रुप में वी हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड 75,000 रुपीज वी आर डोनेटिंग टू our army welfare fund. But before that, मधुसूदन जी 2 शब्द आपके लिए। कभी न मिटने वाला ख्वाब हो आप। मधुसूदन जी, कभी न मिटने वाला ख्वाब हो आप। सच कहूं फौजी साहब, बड़े में विशाल हो आप। भारत माता की। वन डे कमांडो मधुसूदन सुर्वे, लॉन्ग लिव। कमांडो मधुसूदन सुर्वे, लॉन्ग लिव। I'm just handing over this, yeah. 75,000 draft we have drawn in favor of Army Welfare Fund on behalf of all of us, our group. Thank you. ये कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में आप मेरा सहयोग कीजिए, खास करके युवा पीढ़ियों के लिए।
ये कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस में होना चाहिए ताकि युवा पीढ़ी हमारे शूरवीर योद्धाओं के अतुलनीय साहस के बारे में अवगत हो और उन्हें भी कुछ प्रेरणा मिले कि वो देश के लिए कुछ करें। अब राष्ट्रगीत होगा। अब तक आपने करीबन 2-2.5 घंटे कार्यक्रम के मुझे दिए। अब मैं आखिरी 4.5 मिनट आपसे मांगने जा रहा हूँ। जनगण मन पूर्ण होगा, पर्दे पर वो दिखाया जाएगा। अगर आप हमारे साथ दोहराएंगे तो मुझे लगता है कार्यक्रम का समारोह बड़ा शानदार हो जाएगा। तो राष्ट्रगीत के लिए हम खड़े हो जाते हैं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे मुसलमान ख्रिस्तानी पूर्व पश्चिम से तव सिंहासन पासे प्रेम हार हय गाथा जनगण ऐक्य विधायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे अभ्युदय बंधुर पंथा युग युग धारित यात्री तुम चिर सारथि तव रथ चक्रे मुखरित पथ दिव्यात्री दारुण विप्लव माझे तव शंख ध्वनि बाजे संकट दुख त्राता जनगण पथ परिचायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे घोर तिमिर घन निबिड़ निशीथे पीडित मूर्छित
भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी दिया है। इस कार्यक्रम के बारे में आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, जो भी सुझाव है, जैसे अभी मधुसूदन सुरवे साहब ने दिया कि शहीद